हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे लाइफ प्रोसेस सेकंड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन हम लोग कर चुके हैं और ये सेकंड लाइफ प्रोसेस है जिसे हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को हम लोग बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस मानते हैं। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है ये, ठीक है, और फॉर लाइफ। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखा जाए कि रेस्पिरेशन होती कहाँ है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, सब के अंदर हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यानी कि इट्स टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कैसी भी सेल क्यों ना हो, बस वो लिविंग होनी चाहिए, उनमें हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि हर एक सेल को जो कि लिविंग में प्रेजेंट होती है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और एनर्जी का जो डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास वो रहता है रेस्पिरेशन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ईच एंड एवरी सेल in every living organism needs energy, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन जो है इसे हम एज एक कैटाबॉलिक रिएक्शन मानते हैं, या कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है, कैसे? अगर हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसे बोला जाता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसका यूज़ होता है इन रेस्पिरेशन। तो इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसको कैटाबोलाइज किया जाता है, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड है, और अगर ऑर्गेनिक फूड की बात करें तो सबसे बेस्ट हमारे पास जो रहता है वो C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज जो है हमारा मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। इसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला जाता है। इस ऑर्गेनिक फूड को क्या किया जाता है? ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज्ड यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है। और जब ये ऑर्गेनिक फूड जब ऑक्सीडाइज होता है, एनिमल में ये ऑर्गेनिक फूड प्लांट से मिलता है, प्लांट तो खुद सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस से, तो इसको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज एनर्जी, ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज होने की वजह से ही हम रेस्पिरेशन को एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस भी है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, क्योंकि इसके दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वहीं अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करते हैं एमिनो एसिड्स को, उसके बाद में फैटी एसिड या हम बोल सकते हैं लिपिड्स। तो ये हमारे क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो वो होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ठीक है, और रेस्पिरेशन में इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक कॉमन रिएक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगी, जैसे कि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा यानी कि ब्रेक किया जाएगा, तो हमारे पास C6CO2 मॉलिक्यूल एंड 6 मॉलिक्यूल वाटर के, और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो जब रिलीज होती है
तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर की जाती है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनर्जी जब भी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी released in respiration is stored as ATP। ATP के फॉर्म में हम इसको स्टोर करते हैं। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है हर एक लिविंग सेल के अंदर होता है, हर टाइम चलता रहता है और उस ड्यूरेशन में जब भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और स्पेसिफिक एनर्जी जो रिलीज होती है वो ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। बट स्टिल अभी हम लोग जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है उस एनर्जी से वो बनता है एटीपी। एटीपी का मतलब है हमारे पास, यानी कि एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एटीपी को फुल फॉर्म यहाँ पे डिसाइड करते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी इन द सेल। तो एटीपी क्या रहती है, एनर्जी की करेंसी है। वैसे आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा भी था कि पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो यहाँ पे एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम अमाउंट में हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलता है। ये जो मॉलिक्यूल है वो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर, यानी कि सेल जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है तो ये जो मॉलिक्यूल होता है इसी का ही यूज किया जाता है एज अ फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज। इन सेल। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी किस तरीके से इस एनर्जी को निकालता है, तो क्या होता है कि एटीपी जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी एटीपी जब टर्न करता है एटीपी के अंदर तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इस प्रोसेस के अंदर बनता है और एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज़ जो है वो सेल जो है अदर एक्टिविटीज़ के अंदर करती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एनर्जी बनती है और इस एनर्जी का यूज़ किस में कर दिया जाएगा, जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ है सेल के अंदर उनके अंदर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जब भी सेल को नीड होती है एनर्जी की, यानी कि सेल्स नीड्स एनर्जी, तो उस ड्यूरेशन में एटीपी जो है वो ब्रेक हो जाएगा एडीपी और एक इनऑर्गेनिक यहाँ पे क्या बनाएगा, फॉस्फेट, और एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। तो इस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी रेस्पिरेशन को इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो रहा है उसका फिर यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही एनर्जी निकलती है। तो अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन जो है ना वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। मतलब रेस्पिरेशन को हम लोग 3 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 3 स्टेप हमें रेस्पिरेशन की देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक रेस्पिरेशन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन
और थर्ड जो है वो रहता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो रहता है वो एज ए हम वेंटिलेशन या फिर एज ए हम ब्रीथिंग कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि ये क्या रहता है एज ए ब्रीथिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि किसी भी तरह का मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, और या हम सॉरी इस तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग के दौरान सिर्फ मस्कुलर मूवमेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, और यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज होती है, कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको एज ए ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं या फिर एज ए वेंटिलेशन वर्ड यूज भी करते हैं यहाँ पे एज ए वेंटिलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर ना तो नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व और ना ही यहाँ पे कोई और किसी तरह की रिएक्शन कैटाबोलिक रिएक्शन परफॉर्म होती है। यहाँ पे ओनली होता है क्या, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, और ये गैसेस एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है और किस तरीके से होता है। इस गैसेस एक्सचेंज में एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, और एक प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिलेगी उसे हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि O2 को इनटेक किया जाता है। ठीक है, और एक्सपिरेशन में CO2 को आउट किया जाता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इस फिनोमिना के अंदर जो हमें एक गैसेस एक्सचेंज देखने को मिल रहा है वो एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ ज़्यादा तो वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा तो वो इन्वायरमेंट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की फिनोमिना ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन भी गैसेस एक्सचेंज फिनोमिना ही है ये भी। ठीक है, इसमें भी हमें गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज दो जगह अलग अलग तरीके से होता है। जो पहला गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा गैसेस एक्सचेंजेस बिटवीन, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एल्वियोली एंड ब्लड के बीच में, और जो सेकंड गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा गैसेस एक्सचेंजेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दो गैसेस एक्सचेंज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी किसी भी तरीके का कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिला। डायग्रामेटिक अगर इसको देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ पे इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में। एक्सटर्नल इंटरनल हम बोल सकते हैं कि ब्लड और सेल्स के बीच में, जो कि हमें अल्वियोली की सेल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर एज ए टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे दो स्टेप थे रेस्पिरेशन के, एक एक्सटर्नल और एक था इंटरनल। और अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी के अंदर ही एनर्जी रिलीज होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहली चीज़ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो आप यहीं देख पाओगे, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन ही एंजाइमेटिक
रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट पूछा जाए तो साइट कहाँ है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली होती है सेल के अंदर, और सेल के अंदर ये भी एक स्टेप वाइज फिनोमिना है, ठीक है। तो इसका कुछ स्टेप तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में, और बाकी के जो स्टेप्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे पावर हाउस के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो हम देखें कि ये किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये मान लीजिए हमारा एक सेल है, और रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यानी कि अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें कहाँ होता है, तो ये हमें प्लांट सेल के अंदर भी देखने को मिलेगा, और प्लस एनिमल सेल के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सेल है, और ब्लड जो है, ब्लड वेसल, वो क्या लेके आई है, O2, और वो O2 इस सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये हम सेल है, और सेल के साइटोप्लाज्म की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमारे पास ब्लड वेसल के थ्रू ही क्या आया हुआ है, ग्लूकोज भी यहाँ आया हुआ है, तो C6H12O6 किसकी प्रेजेंस में, अभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहेगी, ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक किया जाता है। तो मेन ये कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है किस फॉर्म में, एज ए पायरुविक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये फिर आगे एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो एज अ पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब ये पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, यानी कि पहला जो स्टेप हमें देखने को मिल रहा था वो था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और सेकंड जो स्टेप हमें देखने को मिलेगा, तो पायरुविक एसिड यहाँ पे क्रेब साइकिल परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हमें क्या देखने को मिलता है, क्रेब साइकिल, ठीक है। और फिर क्रेब साइकिल के बाद थर्ड स्टेप रहेगा ETS, ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारे फिनोमिना जब कंप्लीट होती है, तो ये ऑक्सीजन जो है हमें यहाँ रिक्वायर्ड रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें क्रेब साइकिल और ETS, मेनली तो ETS के दौरान हमें देखने को मिलती है। ये आप हायर क्लासेस के अंदर देखते हो कि किस तरीके से ये साइकिल परफॉर्म की जाती है। ओवरऑल जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो वापस से ब्लड वेसल्स में दे दिया जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होगी, एनर्जी, जिसको ATP के फॉर्म में क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन की जो फिनोमिना है वो हमें देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये कि अभी मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, उस ड्यूरेशन में हमें कभी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले इन सारे स्टेप्स को एक डायग्राम के थ्रू और समझते हैं। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी फिनोमिना एक सेल के अंदर की चल रही है। देखो सेल के सबसे पहले साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी बनती है। उसके बाद में ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, और यहाँ पे सेकंड स्टेप क्रेब साइकिल चलता है, और क्रेब साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और प्लस क्या निकलती है, केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल
मेम्ब्रेन पे, और उससे बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी, और ईटीएस के दौरान ही अगर आप देखो कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और वाटर रिलीज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हम लोगों ने कंप्लीट रेस्पिरेशन क्या है, किस तरह की प्रोसेस है, और किस फॉर्म में एनर्जी बनाती है, और कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे कि रेस्पिरेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।